तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज 17 ऑफ मई 2025 है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और अपने साथ पेन और पेपर लेकर भी जरूर बैठिएगा, क्योंकि टॉपिक्स कि कंसेप्ट आप पहले समझिए और उस दौरान मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। वो होंगे आपके बेसिकली नोट्स, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। एंड ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइस स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस कॉल करना है और बताना है कि आपको कौन सा कोर्स जो है वो चाहिए, और उस कोर्स से रिलेटेड पूरी कंप्लीट मतलब तैयारी आपकी करवाई जाती है। और हर साल सिलेक्शंस के रेट हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जाकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। और ये है गाइज आज के टॉपिक, जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। और मैं आपके कमेंट जो है वो कल के लेक्चर में जो है वो देखूंगा। राइट, कुछ ही कमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के जो है वो आए थे, तो कल कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग टॉपिक की तरफ जो है वो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक गाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चंबल सैंड माइनिंग का मुद्दा है ये। तो आपको पता है गाइज, रेत माफिया, ये नाम आपने जो है वो सुना होगा, राइट? तो उसके कारण से बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो आज हम चंबल के इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, उसके पर्यावरण के शासन से रिलेटेड, एनवायरमेंट गवर्नेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। जैव विविधता कंजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की जैव विविधता को हमें बचाना है। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है। आपको बता देगा, इस इलीगल सैंड माइनिंग अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। स्पेशली चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। यस। और ये इलीगल माइनिंग सिर्फ पर्यावरण को नहीं, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट और जर्नलिज्म के लिए भी एक डेंजर जोन बन चुका है, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं ये सैंड माफिया। आगे आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के आपका भी हो सकता है कि इस प्रकार के सैंड माफिया से पाला पड़े, राइट? तो उसके लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी गंभीरता को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो समझिएगा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि चंबल नदी जिसका जिक्र यहां पर हुआ है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है? क्या मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखकर बता सकते हैं? तो आपको ऑलरेडी पता लग चुका है, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होती हुई गुजरती है। यहां पर इलीगल सैंड माइनिंग का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये एक्टिविटी बुरी तरह से नेशनल चैम्बल सेंचुरी के संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो बन गई है। तो आइए इसी को हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहली चीज, तो बायोडायवर्सिटी के ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है। नेशनल चंबल सेंचुरी में सैंड माइनिंग की वजह से कंजर्वेशन के प्रयास, यानी कि संरक्षण करने के प्रयास जो है वो कम हो रहे हैं, और रेयर स्पीसीज का सर्वाइवल डेंजर में जा रहा है। गाइज, आपको पता होगा कि रेत में रहने वाली प्रजातियां, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप वहां पे ज्यादा मात्रा में अनसस्टेनेबल तरीके से रेत को जो है वो निकालते रहोगे, राइट, तो वहां पर रहने वाली जो प्रजाति हैं वो लुप्त हो जाएंगी। और हो यही रहा है कि नेशनल चंबल सेंचुरी का जो ऑब्जेक्टिव था कि चंबल क्षेत्र को जो है वो संरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो वो ऑब्जेक्टिव इन सैंड माफियाज के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज द इशू जो आज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आपको बता दें गाइज, यहां पर घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और रेयर टर्टल जैसे कि रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, ये यहां पर रहते हैं। इनका ये घर है, और माइनिंग के चलते ये इनका घर, इनका हैबिटेट जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। इवन आपको पता है, एक मुद्दा और भी बहुत ज्यादा है जो हम लोग को सोचने पर मजबूर करता है। जो ऑफिसर्स और जो जर्नलिस्ट, सोचो आप एक जगह पर पोस्टेड हो, राइट, एज अ एसपी, और आपको पता लगे कि यहां पर जो है वो सैंड माइनिंग हो रही है, और आप उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करने चलो। और ये जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो ये सैंड जो माइनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, माफिया, तो ये बेसिकली आपकी फैमिली तक को टारगेट करते हैं। पता है ना आपको? याद, आपको पता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, इस सर्विस के अंदर
कई बार ऐसी चुनौतियां आपको जो है वो फेस करनी पड़ती है, जिसमें कई बार आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार मैं सर्विस में आया क्यों। बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम करो, क्योंकि आप इस सर्विस में आए क्यों हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इस प्रकार से जो कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब चल रहा है उसको आपको सुधारना है, तभी तो आप जा रहे हो ना सर्विस के अंदर, है ना। हमारी कंट्री के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको आपको जो है वो ठीक करनी है। यस, इसीलिए जा रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग जो है वो जाते हैं इसलिए भी कि पावर मिले, पोजीशन मिले, और स्टेबिलिटी मिले, और डाइवर्स काम करने का मौका मिले, है। कुछ लोग करप्शन के लिए भी जाते हैं, बट ठीक है। मतलब मेन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो उसी का रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। बट कई बार ऐसा यही होता है कि जो ऑफिसर्स, जो जर्नलिस्ट इलीगल माइनिंग एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, उनको वॉयलेंस का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है, इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं अगर आप सर्च करोगे तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिली, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में बताता हूँ, जो प्रीलिम्स में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। तो चंबल नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से गाइस। अक्सर कई बार एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जनपव हिल्स, जनपव हिल्स जो है वो लिख लो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 843 मीटर्स की ऊंचाई है इसकी। और चंबल नदी कौन सी स्टेट से फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और फाइनली यमुना नदी में जाकर मिलती है, कहां पर? उत्तर प्रदेश के जलाऊं में। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर यमुना नदी से जाकर जो है ये मिल जाती है। तो ये बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ये अ, भड़कल फॉल्स भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। राइट। और जाना पाव या जन पाव जो हिल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys। इससे रिलेटेड एमपीपीएससी भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछती है, और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा जो है वो सैंड माइनिंग से रिलेटेड अभी न्यूज में देखने को मिला है। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, सहायक नदियां, इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट बैंक में इसके बानस, काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा। और दूसरी और ट्राइब्यूटरी जो है इसकी वो है कूनो, सीप, कुआरी, मेज, गंभीर। तो ये फैक्ट जो है वो लिख लेना आप। ट्राइब्यूटरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। और इंडिया की सबसे क्लीन रिवर मानी जाती है, फैक्ट लिख लो आप, कि इंडिया की सबसे क्लीन नदी चंबल नदी। फिर इसके अलावा जो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ वगैरह थे ना, महाभारत हुए, राइट, इसमें जो है वो इसे अ, चरमनवती बोला गया है। तो ये भी लिख लेना आप, महाभारत के अंदर इस नदी का नाम का जिक्र है, जो चरमनवती नाम जो है वो इसका बताया गया है प्राचीन ग्रंथों में, चरमनवती। ठीक है। और डीप गॉर्जेस और रेवाइन जो है ये बनाती है, राइट, चलती हुई जो है वो जाती है तो। और क्योंकि विंध्या का लैंडफॉर्म्स यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है, और विंध्या लैंडफॉर्म्स में आपको डीप गॉर्जेस जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। ये सब फीचर्स ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, और ज्योग्राफी के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ना, राइट। और ये सब चीजें आपको हमारे कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, जिससे रिलेटेड ये आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेजर डैम गांधी सागर लिख लो, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। तो ये मेजर डैम्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, नेशनल चंबल सेंचुरी से रिलेटेड भी फैक्ट्स ध्यान में रखो। ये एक ट्राई स्टेट रिवर सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी। ये रिवर सेंचुरी है, लिख लो। और एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये आपने लिख लिया होगा, इसमें फैली हुई है। एरिया इसका 425 किलोमीटर का हम लोग को देखने को मिलता है। चंबल नदी का जो स्ट्रेच है उसका 5400 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी सेंचुरी फैली हुई है। पर्पस यही है कि यहाँ पर जो एंडेंजर्ड प्रजाति हैं, रेयर प्रजातियां जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। और दुनिया का लार्जेस्ट घड़ियाल पॉपुलेशन भी यहीं पर ही मिलता है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा मात्रा में घड़ियाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको गंगा डॉल्फिन, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, मगर क्रोकोडाइल, ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इसका एक आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो चंबल सैंड माइनिंग का क्राइसिस गाइस एक मल्टी डायमेंशनल मुद्दा है, जो आपके एनवायरमेंट को भी खराब कर रहा है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को खराब कर रहा है, गवर्नेंस, शासन को के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, अगर मेंस में आए तो ऐसी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दोगे तो काफी सही रहेगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो फटाक से लाइक का बटन जो है वो जरूर हिट करिएगा।
बाकी मैंने आपको इसका बता ही दिया था कि क्या खतरा होता है लैंड माइनिंग से, इलीगल इलीगल सैंड माइनिंग, सॉरी। राइट, तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है, ये वाली एक्टिविटी है ना। इस पे लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, एनवायरनमेंट इससे बुरी तरह से खराब हो रहा है। वाइल्ड लाइफ जो है वो रिस्क में है, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। काफी सारी प्रजातियां जो रेत में रहती हैं उनके लुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और ये इस सैंड माफिया जो है वो, इनका ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है वो तैयार हो रहा है, बन रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो क्या करें ऐसा कि इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व जो है वो किया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स जितने भी हैं उनको ठीक करो। राइट, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ। कई बार करप्टेड ऑफिशियल्स जो है, या फिर करप्टेड ना भी हो तो डर के मारे ऑफिशियल जो है वो कार्रवाई नहीं करते, उनको डर रहता है कि भाई ये जो सैंड माफियाज हैं ये कहीं उनकी फैमिली के ऊपर खतरा जो है वो ना बन जाए। तो ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए। राइट, तो डरना नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर दी जाए, या प्रॉपर ऐसे ऑफिशियल्स को वहां पर अपॉइंट किया जाए कि जो इस प्रकार के प्रेशर जोन को हैंडल कर सकें। राइट, और वैसे तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको इस प्रकार के प्रेशर प्रेशर जो बेल्ट्स होती हैं, एरियाज होते हैं, जोन्स होते हैं, उनको उनमें वहां पर कैसे ऑपरेट करना है उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीजें हैं गाइस। अर्जेंट हस्तक्षेप की जो है आवश्यकता है, प्रॉपर तरीके से इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को दोबारा से रिस्टोर जो है वो किया जाए, है ना। साइंटिफिक तरीके से जो एरिया भी खराब हो गया उसको दोबारा से ठीक करने पर जो है वो टारगेट किया जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। ग्लोबल नर्सिंग क्राइसिस का टॉपिक है ये, हालांकि कुछ महीनों पहले भी देखने को मिला है और ये टॉपिक लगातार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। गाइज आपको पता होगा नर्सिंग का मतलब क्या होता है। जो देखभाल करते हैं पेशेंट्स की, जो नर्सेज होती है ना, पेशेंट्स की देखभाल करती हैं। राइट, पेशेंट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल जो है वो करवाती हैं। राइट, तो हम एक ऐसे ही ग्लोबल मुद्दे पर बात करेंगे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है। तो ये ग्लोबल नर्सिंग क्राइसिस है, वैश्विक तौर पर नर्सिंग का मुद्दा। ये आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी रिफॉर्म्स जो आपके जीएस पेपर 2 के अंदर आता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस सबसे बड़ा, वन ऑफ द क्राइसिस, नर्सिंग क्राइसिस बताया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट जारी करी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2025 की रिपोर्ट। लिख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईसीएन, इन्होंने ये रिपोर्ट जो जारी करी। कभी कभी डायरेक्टली इस रिपोर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कब जारी हुई? इंटरनेशनल नर्सेस डे वाले दिन। रिपोर्ट का नाम लिख लो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2025। रिपोर्ट में यह बताया गया, ध्यान से सुनना, 2030 तक नर्सिंग वर्कफोर्स 36 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। बट शॉर्टेज अभी भी बना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 5.8 मिलियन नर्सेस की कमी है। तो जैसे ही मैंने ये टॉपिक का टाइटल पढ़ा था, आपके दिमाग में शायद, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि हाँ यार, यहां पर बात होगी तो नर्सेस की शॉर्टेज की बात होगी, हेल्थ केयर वर्कर्स के शॉर्टेज की बात होगी। कि हेल्थ केयर वर्कर्स का शॉर्टेज होगा तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। यस, डू यू बिलीव इन दैट? यस। आपके लिए क्वेश्चन है, ग्लोबल नर्स शॉर्टेज का सबसे बड़ा बर्डन किस रीजन पर आएगा? बताओ। नर्स जो शॉर्टेज होंगी तो किस रीजन, क्षेत्र की बात करो, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, है ना। पूरी दुनिया में किस क्षेत्र में, मोटे मोटे तौर पर कॉन्टिनेंट बता सकते हो आप, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बर्डन जो है ये नर्स शॉर्टेज का जो है वो पड़ने वाला है। देखते हैं कि कौन इसका आंसर सही बताता है। मैंने आपको टाइम दिया, वीडियो को पॉज कर लो, या अभी आंसर नहीं लिखा है तो लिख लो, पॉज करो। मैं अब आपको आंसर बताता हूं। अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ये क्षेत्र लिख लेना। ये दोनों मिलकर 70% शॉर्टेज बियर करेंगे, अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ये लिखा भी है आपके लिए यहाँ पर, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाकर जो है वो इस तरीके से पूछा कि आप उस तरीके से जो है वो अपने इस चीज को लिख लो, है ना, कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, 78% नर्सेस सिर्फ उन कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है जो सिर्फ 49% वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती हैं। राइट, यानी कि यहां पर कुल मिलाकर बात हो रही है ग्लोबल नॉर्थ की, रिच कंट्रीज की। यूरोपियन क्षेत्र में नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो 76.9 पर 10,000 पीपल है। यूरोपियन क्षेत्र में, अगर मैं यूरोपियन क्षेत्रों की बात करूं तो 76.9 नर्सेस पर 10,000 पीपल।
यानी कि हर 10,000 लोग में 79, 76, 77 बोल देता हूं मैं, ठीक है, हर 10,000 लोगों में 77 नर्सेस यूरोप में है। और आपको पता है अफ्रीका में कितनी है? 14, 14.1 नर्सेस, तो जो काफी अलार्मिंग है। कहा 77, 80, कहा 80 नर्सेस, और कहा मात्र 14, 15। तो सोचो, आप डिफरेंस देख रहे हो कितना बड़ा है। तो ये चीज भी लिख लेना, अफ्रीकन रीजन में ये आंकड़ा हम लोग को देखने को मिलता है, नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बताया। अब ये क्राइसिस हो क्यों रहा है? तो नॉर्मल सी चीज है, मुझे आप लोग को बताने की जो है वो आवश्यकता नहीं है कि इसके पीछे का क्या कारण होगा मेनली। राइट, आप लोग सभी लोग जो है वो जानते हैं, रिच कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएसए, गल्फ कंट्रीज 23% अपनी नर्सेस को हायर करते हैं लो और मिडिल इनकम कंट्री से, लाइक इंडिया। आपको पता है कि हमारे यहाँ की नर्सेज जो है वो फॉरेन कंट्रीज जाती हैं। हमारे यहाँ के लोग जो हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जो स्किल्ड ट्रेन लोग हैं, उनको जो है वो दूसरी कंट्री में आसानी से जॉब जो है वो मिल जाती है, वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं, वहां पर ज्यादा पैसा और अच्छी लिविंग कंडीशन उनकी हो जाती है, तो वो दूसरी कंट्री जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं इंडिया की जगह। तो ये जो रिच कंट्रीज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को पुअर कंट्री से हायर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, पर कभी सोचा? देखो, लोग तो जा रहे हैं बिकॉज उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये लोग इसलिए हायर करते हैं बिकॉज उनकी कंट्री के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि बहुत कम ऐसी क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं जो बेसिकली स्वास्थ्य सेवा पर फोकस कर सकें। वहां पर डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, वहां पर सर्जन आपको मिल जाएंगे, है ना, वहां पर और भी प्रोफेशनल क्लास के कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे जो हाई डिमांड करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा वहां पर कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज, वहां पर जो वेजेस की डिमांड है लोकलाइट्स की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन लोकलाइट, या जो उस कंट्री का नहीं है। समझे आप गंभीरता को? कि भाई एक व्यक्ति जिसको इंडिया के अंदर 10,000 रुपये मिल रहे हैं नर्स की जॉब के लिए, है ना, वहीं सेम जॉब के लिए, वो भी सिर्फ पर्टिकुलर 8 घंटे की जॉब के लिए, दूसरी किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर उस व्यक्ति को अगर एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 रुपये मिल जाए, और मिलते हैं, खर्चा भी है नो डाउट, वहां पर उस तरीके का खर्चा भी है, बट कहीं ना कहीं 10 उसकी सेविंग, आज की रेट में उसकी जीरो सेविंग हो रही है, और वहां पहुंच के 50,000 मिलने के बाद उसकी 5,000 रुपये सेविंग हो जाए, तो व्यक्ति जाएगा ना। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बढ़ जाएगा, हाँ, दूसरी कंट्री के अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। और फिर इंडिया के अंदर तो है ही वाली चीज कि बाहर आपका कोई व्यक्ति जो है बैठा है, तो एक अलग थोड़े से जलवे जो है वो रहते हैं स्टेटस के, हैं तो वो चीज है। बताओ ये चीज, कम ऑन, डू यू एग्री विद मी और नॉट? जो मैं कह रहा हूं उससे आप एग्री कर रहे हो? तो आगे की बात करें, वेज इनइक्वालिटी, वही चीज जो मैंने अभी आपको रहे बताया, ये भी एक बड़ा मुद्दा हम लोग को रहे वो देखने को मिलता है। फिर मात्र 66% कंट्रीज के पास नर्सिंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नर्सिंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि आप नर्सिंग की फील्ड में आगे बढ़ सको। इंडिया का नर्सिंग सेक्टर, इंडिया का नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो लिख लेना, इंडिया का नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो, जहां पर आपने लिखा ना यूरोपियन कंट्रीज का, अफ्रीकन कंट्रीज का, वैसे इंडिया का लिख लो आप, नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो 30/10,000। अफ्रीका से थोड़ा बेटर है, बट फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से कम है, जो बोलता है 44.5 तो होना ही चाहिए। हर 10,000 लोगों में 44.5 यानी कि 45 लोग ऐसे होने चाहिए जो हेल्थ केयर की फील्ड से हों, या या जो सर्व करें 10,000 लोगों को, एटलीस्ट 45 लोग सर्व करें, तब तो ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उससे भी काफी गिरा हुआ है। इंडिया के अंदर 30 है। नर्सिंग ग्रेजुएट्स की संख्या जो है वो बड़ी है, लेकिन फैकल्टी शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है ना, इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड स्टिल जो है वो बने हुए हैं। राइट, इंडियन नर्सेस मैसिव तौर पर, लार्ज लेवल पर, यूके, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जो है वो चली जाती हैं, क्योंकि उनको बेटर पे और वर्किंग कंडीशन मिलती है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो प्रॉब्लम एरियाज इंडिया के अंदर यही है, रूरल अर्बन इम्बैलेंस है। मोस्ट ऑफ द
नर्सेज जो है वो अर्बन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में देखने को मिल रहे हैं, पीएचसी सीएचसी होते हैं ना, और वहां पर भी वर्कर्स है नहीं। लंबे समय तक डॉक्टर्स को, वर्कर्स को काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप लंबे समय तक काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे जो है मिलेगा, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा पे वाला सिनेरियो है ही नहीं। यहाँ पर तो एक बार जॉब लग गई, रात में 2 बजे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो यू हैव टू कम, आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में आपको मैं विचार करने के लिए कहूंगा, लिखना मत इसके आंसर, सिर्फ विचार करना इसके बारे में, बाद में अभी लिख लो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेड नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो है वो क्या है, इस पर विचार करना। उन्हें रिकमेंडेड 44 पॉइंट कितना 5 दिया है ना, तो इस पर विचार करो क्यों इतना इन्होंने दिया हर 10,000 लोगों के लिए। इंडिया में नर्स किस कंट्रीज में माइग्रेट जो है वो कर रही है, क्यों कर रही है, स्पेशली उन्हीं कंट्रीज में जो मैंने आपको बताया, उसी पर थोड़ा सा बाद में विचार कर लेना। गांव क्षेत्रों में नर्सेस की कमी कैसे दूर की जा सकती है, आप आगे चल के अधिकारी बनेंगे तो ये एक बड़ी समस्या है, वो आप कैसे दूर करेंगे, इस पर विचार करना। तो बस यही है, हमें ट्रेनिंग कैपेसिटी पर फोकस करना चाहिए, है ना। ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। ये पूरी चीज देखो मैंने आपको समझा दी है यहाँ पर। ये वाली चीज देखो पहले, हमें ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना जरूरी है। नर्सिंग कॉलेजेस, ट्रेन्ड फैकल्टीज, क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है वो अलाइन करना जरूरी है। वोकेशनल प्लस डिजिटल स्किल्स को इंटीग्रेट करना जरूरी है। लीडरशिप बिल्ड करो, अपॉइंट करो चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स को नेशनल और स्टेट लेवल पर। स्टेट नर्सिंग काउंसिल को पॉलिसीज, इनपुट और वर्कफोर्स प्लानिंग के लिए जो है वो और सशक्त बनाओ, है ना। तो यही चीज है। टाइम पर सैलरी दो, बेटर वर्किंग कंडीशन दो, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, क्योंकि देखो जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ये काफी रिपोर्ट में पाया गया, मैंने आपको वो रिपोर्ट भी पढ़ाई थी कि उनका जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, मेंटल सिचुएशन वो काफी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि आसपास उनके सिर्फ पेशेंट्स है, नेगेटिविटी उनके आसपास भरी रहती है। वो बोलते हैं ना कि भाई आपके आसपास पॉजिटिव हो तो आपको अच्छा फील होता है, बट उनके बेचारों के आसपास तो नेगेटिव ही, नेगेटिव लोग जो है वो रहते हैं, दर्द में कहार रहे हैं, परेशानियां ही हर जगह है। तो भाई उनको फ्यूल अप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनके लिए मोटिवेशन जरूरी है। कम से यस और नो। तो कहानी जो है वो वही है कि देखो, आप जब मेंस का आंसर लिखें तो आप डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी डालें वे फॉरवर्ड में, कि भाई इनके लिए भी ये हमें अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे इस फील्ड की तरफ। और पैसे से बड़ा कोई और मोटिवेशन नहीं होता गाइस, है ना। हाँ होता है, यानी कि अगर आप किसी को ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो वो मोटिवेशन होता है, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। क्योंकि वो सबसे बड़ी, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, फालतू की बात है। जिसके पास पैसा आ जाता है ना वो ये बोले तो अच्छा लगता है, जिसके पास खुद ही भिखमंगा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो बोलेगा पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो समझ में आ जाता है कि भाई इसकी औकात भी नहीं है पैसा कमाने की। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो लिमिटेड सोच वाले हैं। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो चीज भर देंगे कि भाई लिमिटेड रहो, सीमित रहो। जो बात कर रहा है ना आपके आसपास कि भाई मुझे तो सिंपल भाई छोटी मोटी नौकरी चाहिए, 20, 30, 40 हजार रुपए मैं कमा लूंगा या कमा लूंगी, बस मेरा गुजारा हो जाए, शादी वादी कर लेंगे, आगे बढ़ जाए, परिवार बनाएंगे, ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर दूर रहें। आप आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर के साथ बैठोगे यार, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आपकी मुलाकात हो रेगुलर बेसिस पर, है। आप बड़े बड़े स्टार्टिंग जब सर्विस ज्वाइन करोगे, बड़े बड़े अधिकारियों के अंडर जो है वो रहोगे, तो ये सीमित सोच वाले लोगों पर मत करो। आप पूरी डिस्ट्रिक्ट को प्लान करोगे, आपके बजट में 100-200 करोड़ रुपए के स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर जो है वो प्लानिंग आएगी, तो भाई आप खेलोगे 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाली उसमें लॉबी में। तो आपको ऐसे ये सीमित सोच वाले 10-20 हजार, 25 हजार, लाख 2 लाख वाले लोगों से दूर रहना है। ये लिमिटेड सोच जो है वो होती है ना। तो ये एकदम से ये लिमिटेड सोच की बात जो है मैंने क्यों करी, द पॉइंट इज दैट कि जब मेंस का आंसर लिखो तो यही सब चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, राइट। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम जो है हेल्थ केयर वर्कर्स की है, तो उसका सोल्यूशन भी तरीके का होना चाहिए ना। पैसा, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी टाइम पर दो, ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग एक प्रोविजन जो है वो लेकर आओ, वर्किंग आवर्स डिफाइन करो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए।
और स्ट्रिक्टली डिफाइन करो, तभी तो फॉरेन कंट्रीज में क्यों लोग जा रहे हैं। वहां पर उन्हें पता है कि भाई 8 घंटे से ज्यादा अगर काम करेंगे तो दे विल गोइंग टू गेट पेड फॉर दैट, है ना। फिर बॉन्डेड स्कॉलरशिप लेकर आओ, रूरल एरियाज में इंसेंटिव्स दो। देखो डॉक्टर्स लोग गांव क्षेत्रों में जाते नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं जाते, बोलते हैं कि यार वहां तो कोई फैसिलिटी नहीं है यार, क्या करेंगे जाकर। फैसिलिटी नहीं है तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दो उनको आप। भाई सरकार अपनी स्कीम्स पर इतना पैसा खर्च कर रही है, इन प्रोफेशनल्स के ऊपर करेगी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर ही आप एक प्रकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये वो है, स्पेंडिंग है। और ज्यादा नहीं, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है, यानी कि 20 सालों तक अगर ये हमने चीजें कर ली, रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट जो है वो कर दी है, तो देखना हमारी जीडीपी खुद एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरियाज। ये बात आप सभी लोग जानते हैं ना कि ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। और अगर आप गांव क्षेत्र को डेवलप कर दो, तो गांव क्षेत्र के लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट में, एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एसोसिएट हो जाएंगे, और हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करने लगेंगे। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसके तहत आपको चीजें पढ़नी और लिखनी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जो पूरी चीज थी वो मैंने आपको बताई। अब जो टॉपिक है अगेन ये भी सुनने वाला ही है। आप सभी लोग जानते हैं यार कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। मैं खुद एक टाइम पर, जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से एक एसोसिएट था। तो मैंने तो आंखों के सामने क्या देखा है, मैंने तो खुद डिस्ट्रीब्यूट किया है यार। शराब की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं लिटरली, आई एम टेलिंग यू। अगर रैली में 500 लोगों को जो है वो लेकर जाना है, तो 500 लोगों की गाड़ी का पेट्रोल से लेकर वहां पर खड़े होकर उनको चाय नाश्ता पानी सिगरेट वगैरह सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है लिटरली। कि किसको गुटखा खाना है, सिगरेट खा पीनी है, पूरे बैग भर भर कर मेरी गाड़ियों में रखे रहते थे। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने लड़का लगाया हुआ था कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि मैं उस समय जो था वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोजीशन पे था। तो मेरे अंडर जो है वो करीब मतलब 50 जोन्स थे, यानी कि 50 लोग, और उनके अंडर मान लो करीब कम से कम 500 500 हजार हजार लोग थे। तो जब हम एक बड़ी रैली जो है वो कंडक्ट करते थे, तो मैंने आंखों के सामने पैसा जलता हुआ देखा है। बोलते थे कि नहीं करना है, और नहीं करोगे तो लोग निकल जाएंगे। द बिगेस्ट मोटिवेशन इज मनी। बट क्या ये हमारी लोकतंत्र के लिए सही है, डेमोक्रेसी के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहां पर फिर आप मुझे बोलोगे सर आपने भी तो किया था, एक टाइम किया था, ये सब चीजें देखकर ही तो छोड़ दिया कि भाई ये तो फ्रॉड है पूरा पूरा। मैं था अच्छे लेवल में, चाहता तो उसमें अच्छे और अच्छे लेवल पे जो है घुस जाता, पर मैंने देखा यार औकात नहीं है। औकात मेन जो है वो उस चीज की है जो जिसकी आप तैयारी करो, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज। इसकी इतनी औकात है जिसकी कोई हद नहीं, बिकॉज यहां पर बैठकर आप गलत को सही करने पर टारगेट करोगे। जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ न्याय प्रोवाइड करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होगा। अब सुनो बात ध्यान से। तो ये मुद्दा, ये टॉपिक जो अभी आर्टिकल हम पढ़ेंगे सिर्फ सुनने वाला आर्टिकल है, जो आपके माइंडसेट को जो है वो क्लियर रखेगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और आपको मेंस के लिए रेडी कर देगा। तो ये मुद्दा जो है ये आपके मेंस के लिए है, स्पेशली गवर्नेंस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो हम लोग को वोटिंग सिस्टम है ना उसमें जो सुधार लेकर आना है उसकी एक जानकारी देगा। टॉपिक है फ्रीबीज और पेट्रोनेज पॉलिटिक्स का टॉपिक। क्लाइंट क्लाइंटेलिज्म, देखो एक टर्म यहां पर जो है वो लिखा होगा, क्लाइंटेलिज्म लिख लो आप, एक टर्म जो मैं आपको बता रहा हूं ये, ग्राहकवाद। हिंदी में भी लिख लेना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। क्लाइंटेलिज्म, ग्राहकवाद, मतलब आप यहां पर ग्राहकों को ढूंढ रहे हो जो आपसे पैसा लेकर आपके लिए वोट डाल दे। तो इज इट गुड इन डेमोक्रेसी? नो, नॉट एट ऑल। तो इसको खत्म कैसे करें? इसको गाइस खत्म किया जा सकता है सिर्फ एक ही चीज से, अवेयरनेस क्रिएट करके। और वो ऐसे कि जब ये लोग आए पैसा बांटने गिफ्ट्स बांटने आए, रख लो, बट वोट डालो अपने दिमाग से ही। पर इसमें भी कई बार बहुत गुंडागर्दी हो जाती है, लोग जो है वो फिर डर जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ इशू जो है ये फ्रीबीज का नहीं है। ये बेसिकली जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो है जो गुंडावाद जो पॉलिटिक्स में आ रहा है और आ चुका है। हम बोलते हैं ना इस चीज के बारे में कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ये वो टॉपिक से भी एसोसिएटेड है, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो आइए
हम इस पर जो है वो नजर डालेंगे। तो रीसेंट कुछ बहस होती है, कुछ पॉलिसी सर्कल में फ्रीबीज कल्चर काफी हाईलाइट हो गया। लोग पूछ रहे हैं क्या ये वोट बाइंग एक सोफेस्टिकेटेड वर्जन है? क्या फ्रीबीज डेमोक्रेसी को वीक करती है या मजबूत बनाती है? ऑब्वियसली वीक ही कर रही है। क्लाइंटेलिज्म और फ्रीबीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बताओ, आप बताओ, क्लाइंटेलिज्म और फ्रीबीज, इन दो चीज में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राहकवाद और मुफ्तखोरी, इन दो चीज में क्या अंतर है ये आप बताओ, फिर मैं आपको बता ही दूंगा। क्योंकि इसी चीज को आपको समझना है, इस टर्म को आपको समझना है। तो आइए समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्लाइंटेलिज्म, कंडीशनल इलेक्टोरल बार्गेनिंग। यहां वोटर्स और पॉलिटिशियंस के बीच में एक डील होती है। वोटर वोट देगा और बदले में मिलता है कैश, दारू शराब, खाना या गिफ्ट या सब कुछ, एक पूरा पैकेज। किलो बेटा, एक क्वार्टर, एक मील, ये लो 500 की पत्ती, लोग खुश हो जाते हैं भाई। मैं आपको तो एक एक क्वार्टर क्या, मैं तो आपको बता रहा हूँ, लोग 90 ml का तो बच्चा आता है शराब का, उसमें भी लोग इतने बिल्कुल लाइन लगा के खड़े रहते हैं, मारामारी चल रही होती है कि क्या ही बताएं। मैंने खुद देखा है पर सीधी आंखों से। ये मोस्टली इलेक्शन के थोड़े पहले जो है वो किया जाता है। इस सिस्टम में पॉलिटिकल एजेंट्स या दलाल वोटर्स को मॉनिटर जो है वो करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारे अंडर जो लोग थे, मैंने एक को जो है वो रखा हुआ था, वो दलाल था। वो लोगों के साथ जो है वो डील कर रहे थे, बुलवाना था उनको कि हाँ भाई लेकर आओ। लोगों को कांटेक्ट किया, हाँ भाई, भीड़ इकट्ठा हुई। और कौन सी भीड़? बेरोजगार लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी भीड़ थी। क्योंकि यही लोग जो है वो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपके सामने सोल्यूशन है भाई, एजुकेशन इज द बिगेस्ट सोल्यूशन। अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड होगा, वो कभी नहीं खड़ा होगा कि यार मुझे इस चीज का पार्ट नहीं बनना। रैलीज में आप देखते होंगे कि मोस्टली आपको रैलीज में एस्पायरिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखते होंगे। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जो लोग गुंडों गुंडों से अट्रैक्ट होते हैं ना, जिस प्रवृत्ति के लोग, जिस माइंडसेट के लोग कि अरे यार अपन को तो गुंडा बनना है, अपन को तो भाईगिरी चाहिए, तो ऐसे लोग जो है वो मेनली आपको रैलीज में दिखते होंगे। बोलो बोलो, गलत बोल रहा हूं तो बताओ। क्या टाई वाई सूट वूट पहन के लोग जो है वो रैलीज में जाते हैं? यस जाते हैं, बट वो डिफरेंट होती है, वो पॉलिटिक्स वाली नहीं होती, ये फ्रीबीज के चक्कर वाली नहीं होती, वो शायद कोई कैंपेन होता है। राइट, वो उसको आप इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। दैट रैली इज डिफरेंट। वो रैली जो होती है वो बेसिकली पब्लिक प्रेशर जिसको आप बोलते हो, वो होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर हम क्रिएट करते हैं, जिसको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, जो आपके सिविल सर्विसेज के पॉइंट में है सिलेबस के अंदर, प्रेशर ग्रुप्स। यस, तो इनके अंदर ताकत होती है चीजों को चेंज करने की। तो इस सिस्टम में यहां पर जो क्लाइंटेलिज्म जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पॉलिटिकल एजेंट्स या दलाल वोटर्स को मॉनिटर करते हैं, है ना। और नॉन कंप्लाइंस पर धमकी दी जाती है कि बेटा गया, ये धमकी तो मैंने खुद दी है, अब क्या बोलूं मैं, कि लोग यहीं खड़े रहना, जाने नहीं, है ना, किसी को नहीं आना है। उस तरीके से चमकाई भी जाती हैं चीजें कई बार, कि यहीं खड़े रहोगे 3 घंटे तक। और जब वो, नाम नहीं लूंगा मैं, जब वो आएंगे तो नारे लगाना है कि हमारा नेता कैसा हो, डिंग 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 जैसा हो। फिर मेरे भी नारे लगाना है, कमलाक्ष भाई की जाए। होता है भाई, ये सब चीजें होती हैं, मैं खुद घुसा हूं इस चीज में, मुझे खुद बहुत डेप्थ में पता है। बट दीज थिंग्स आर वेरी रॉन्ग एंड वेरी डेंजरस ऑल्सो। और कोई औकात नहीं होती इन लोगों की। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो रैलीज कंडक्ट करने वाले जो लोग होते हैं ना, मेरा ही स्टेट प्रेसिडेंट जब थाने में बंद हुआ था, एक कॉलेज के अंदर लड़ाई कर ली थी, तो फोड़ने फाड़ने गए थे। यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, कि आपके एक कॉल पे अगर 500 1000 लोग आ रहे हैं, मैं वहां से छोड़ा था, मैंने इस काम को मैंने वहां से छोड़ा था, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ का गलत उपयोग हो गया। मुझे फोन पे कुछ और बताया गया और किसी लड़ाई के चक्कर में मेरे लोगों को बुलवा दिया गया। और जब पूरे थाने में लोग बंद हुए थे, तो मुझे आज भी याद है कि करीब 7 8 पुलिस के डग्गे आए थे। डग्गे समझते हो, मतलब ये जो वैन होती है उठाने वाली, पिकअप वैन। 7 8 आए थे, तो मुझे भी ले जा रहे थे। तो मैंने बोला कि मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी वो पुलिस से थोड़ी जुगाड़ थी उस समय। जब अंदर किया, 50 लोगों को अंदर किया था, मेरे पास कंटिन्यूअस फोन आ रहा था। और वहां पर करीब 500 से 600 लोग गए थे हम लोग। और सिर्फ 50 लोग को अंदर, इसलिए कि गाड़ी में लिमिटेड लोग हैं। थाने 50 लोग, मेरे पास कंटिन्यू फोन आ रहा, कमलाक्ष भैया आपके चक्कर में आ गए, आपके चक्कर में आ गए। मैं पहुंचा वहां पे, नितिन रघुवंशी थे वहां के एसआई।
मैंने बोला कि मैंने कहा नितिन भैया 4 लोगों की गिरफ्तारी होगी, मेरी अब नाम लूंगा, नाम नहीं लूंगा दूसरों के, अननेसेसरली, कोई मतलब नहीं है। तो इनकी गिरफ्तारी करो और बाकी सबको जाने दो। बिकॉज मेरे कहने पर लोग आए हैं भाई, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार आई एम अकाउंटेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, एंड फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ आई हैव डिसाइडेड कि करना नहीं है भाई। 1 साल तक पेशी पे गया था मैं। वाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता लगे। ये सब चीजें जो लिखी हुई है वो पढ़ तो आप लोगे भाई, इन सब चीजों को पढ़ने में कुछ वो नहीं है, बहुत ईजी है ये सब चीजें। बट द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, वो आपको पता होना जरूरी है। तो ये कहानी की थी मैंने। उसके बाद से आई हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई, ये तो बहुत ही नीचता ही है यार। और ये होती है, यही चीज, यही तो गुंडा गर्दी है पॉलिटिक्स के अंदर, कि आपके पास लोग हैं, एक फोन पे आप 500-500 लोग जब आते हैं, तब इंसान खुद ताकतवर फील करता है। मैं खुद करता था ताकतवर फील, पर मैंने कहा यार ये ताकत बेकार है। जो मेन ताकत होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। जब वो पुलिस आई, 500 लोग खड़े, तो क्या हुआ, जब पुलिस आई, निकली, डंडे डंडे मारने शुरू किए ना वो सब में, तब सब आई ई ऊ करते हुए जो है वो इधर उधर जा रहे थे। फिर कहाँ थी गुंडागर्दी? वो तो भाई मेरे टर्म्स अच्छे थे पुलिस के साथ उस समय, क्योंकि मैं बड़े इज्जत में सबके साथ रहता था, रहता हूँ और रहूंगा। तो मेरे कहने पर आप सोचिए, 50 लोग को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि चार्जशीट बनी नहीं थी, और मेरे आने पर 4 लोगों की सिर्फ गिरफ्तारी हुई, इंक्लूडिंग मी। वो चीज है। अब सुनो, फ्रीबीज क्या। अब देखो, ये जो चीज जो होती है ना, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी नेटवर्क होता है। अब देखो, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। ये पता, ये भी बोलते हैं कि अरे आपके परिवार में सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, एक बार हम पावर में तो आ जाएं, सब्सिडी दिलवाएंगे आपको, अरे डेवलपमेंट स्कीम्स दिलवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। और वहां पर जो मुखिया आदमी होता है ना, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा जाता है, क्योंकि उसकी बात सुनते हैं वहां के लोकल लोग। तो ये इमीडिएट इलेक्शन रिजल्ट से लिंक्ड नहीं होता, बट एम होता है लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और कंट्रोल करना। एकदम से इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, लाखों रुपए आप खर्च करोगे बट एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म मिलता है। इसलिए आज की डेट में पॉलिटिक्स में घुसना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है भाई। बहुत पैसा चाहिए पॉलिटिक्स में। यही चीज है। बेनिफिट सिर्फ उनको मिलता है जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। आज भी देख लो ना आप, अगर कोई पॉलिटिशियन है पावर में जो है बैठा हुआ है, अगर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट उसके साथ नहीं होंगे, तो वो आपकी सुनेगा तक नहीं। होता कि नहीं होता, इवन इन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो। महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल बोल देते हैं ये लोग, फ्रीबीज में ये होता है। ये तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसका क्लाइंटेलिज्म का। और फ्रीबीज मतलब क्लाइंटेलिज्म मतलब आप क्लाइंट के साथ रिलेशन बना रहे हो कि हम तुम पैसे देंगे तो हमें वोट दो। फ्रीबीज मतलब महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर महिलाओं की, मतलब जो हेड है हाउस होल्ड की, घर की जो मुख्य महिला है उनको दे दिया। ये वोट से बाइंडेड नहीं होते, सभी को मिलता है बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक या सोशल क्राइटेरिया। मोस्टली ये बेसिकली फॉर्मल गवर्नमेंट चैनल से दिया जाता है, राइट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, यानी कि यहां पर ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जिससे कि फ्रीबीज मतलब जिससे कि लोग जो है वो गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। इसमें बेसिकली डील नहीं होती, डील होती है क्लाइंटेलिज्म में, कि हम तुम्हें पैसा देंगे तुम वोट डालो हमें। और फ्रीबीज का मतलब हम दे रहे हैं जिससे कि लोग बोलेंगे अरे यार देखो यार भैया यार कितनी वो करते हैं यार। यानी कि ये तरीका होता है कि बिना किसी से बहस किए, बिना किसी को बोले भंडारा करा दो, नाम हो गया आपका, कि अरे यार वो तो भाई साहब ने भंडारा करवाया यार। अब भंडारा करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, दिख रहा है लोगों को कि अरे यार जो भी इनसे कुछ मांगने आ रहा है वो ये दे दे रहे हैं शांति से, बिना कोई बहस किए। फिर एक दिन जब उसकी आती है, नॉमिनेशन फाइल होता है, तो ऐसे हाथ जोड़ के कि भाई साहब आप देख ही रहे हैं कि हम समाज के लिए कितना करें, तो लोग इमोशनली वो हो जाते हैं कि हाँ यार बंदा तो ठीक है। फिर करने के बाद जो बंदा हाथ जोड़ रहा है, वही बंदा ठाट से बैठा रहता है कुर्सी पे, है बोलता है कि सिर्फ उसी को भेजना है अंदर, बाकी और को मत देना, बोल दो कि मैं बिजी हूँ। और अंदर चल रही है भैया, पैक चल रहा है अंदर। ये बहुत भाई, ये बहुत खतरनाक कहानी हो गई है इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़ी। तो होपफुली आप ये सब चीजें समझते होंगे, तो चिंता यही है, यही सब तो चिंता है इससे इससे जुड़ी हुई। उसके लिए हमें क्लियर लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। लोगों को सबसे ज्यादा अवेयर करना, एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये पता होना चाहिए, कई बार सरकारी स्कीम के थ्रू जो है वो लोग फ्रीबीज बांटते हैं, है सरकारी स्कीम्स की होती है वो,
बट इस चीज को आम जनता, कॉमन मैन जो है वो रिलेट नहीं कर पाती। उसको लगता है कि अरे यार ये भैया तो अपनी जेब से दे रहे हैं, देखो भैया ने कितना किया। रहा है भैया ने नहीं किया, सरकार ने भैया को जो है वो दिया पैसा। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जो है वो भैया के पास पैसा आया है, 25 करोड़ आया। भैया ने 10 करोड़ जो है वो रुपए जो है वो दबा दिए अंदर, 15 करोड़ रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। उसमें से भी 5-1 करोड़ रुपए अधिकारियों को दिए होंगे। खतरनाक कहानी है भाई, खतरनाक कहानी। दीज आर सम प्रैक्टिसेस जिसके कारण से स्थिति काफी तेजी से खराब होती जा रही है। बस दैट्स इट गाइस, ये था एक पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। एंड आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ी स्टोरीज अपनी आपको जो है बताई, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सम टॉपिक्स, कि जिससे कि आपको क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिले कि हाँ भाई ये चीजें होती है रियलिटी में। नेक्स्ट, डिजिटल प्रोपोगेंडा वॉरफेयर। ये टॉपिक को पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हुआ ये टॉपिक, हल्की फुल्की चीजें इसमें चेंजेस है। तो एक खतरा है जो आप देख ही रहे हो गाइस। हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि पाकिस्तान जो है वो आज की डेट में क्या कर रहा है, वो बेसिकली सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉशिंग का काम करा रहा है, आपस में कम्युनिटी को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। यस, अलग अलग प्रकार के जो प्रोपोगेंडा जो है वो चला रहा है, मैसेजेस आते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने के लिए, है ना। और ये बहुत सोची समझी साजिश होती है। ऐसे मैसेजेस होंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और फिर ऐसी घटनाएं भी करवा दी जाती हैं जानबूझकर कि लोग और चटके। प्री प्लान्ड घटनाएं हो जाती हैं कई बार। इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च कर दिया, जिसका गोल था इंडिया की इमेज को ग्लोबल लेवल पर डैमेज किया जाए और डोमेस्टिक लेवल पे डिस्ट्रस्ट और पैनिक जो है वो क्रिएट किया जाए, कि लोग जो है वो आपस में डरने लगे। इसमें इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस होती है, ये पाकिस्तान की एजेंसी है डिजिटल प्रोपोगेंडा के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अंडरस्टैंडिंग डिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब, डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई, वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ये पहले भी आ चुका है ना ये टॉपिक एज इट इज। फॉल्स क्लेम, जैसे कि इंडिया का ड्रोन जो है वो क्रैश हो गया या मिलिट्री फेल हो गई इंडिया की, ऐसी बातें वो कर रहा है बेवकूफ, क्या ही बोले। फेक विजुअल जो है वो दिखाया जाता है। आजकल तो एआई की मदद से अलग अलग चीजें बना दी जाती है, तो वो इस तरीके की चीज कर रहा है। अमृतसर में मिसाइल स्ट्राइक जैसी फैब्रिकेटेड बनी बनाई स्टोरीज जो होती है ना, बुनी हुई स्टोरीज जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए बनाई गई। एम है लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूशन पर विश्वास जो है वो हटे, और लोग जो है वो भड़के, आपस में लोग जो है वो भिड़े। तो ये सब चीजें हैं, लोगों का मॉरल जो है वो गिर जाए हमारी फोर्सेस से, लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम होने लगे हमारी फोर्सेस से। तो ये बेसिकली मेन इशू इसके अंदर हम लोग को देखने, पुरानी फुटेज यूज करते हैं कहीं ना कहीं की और उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। वो तो यही रहा है, सीरिया की टर्किश स्ट्राइक का वीडियो अभी आपने भी देखा होगा कि इंडियन ड्रोन क्रैश के नाम पर जो है वो बहुत वायरल हुआ। तो भाई एक चीज आप लोग को अभी याद रहे कि आप लोग जो है वो फेक, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू यू शुड चेक कि उस इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है वो क्या है, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आगे बढ़ाओ। बाकी और कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक गाइस रिपीट हो गया है। ये टॉपिक मैं आपका कल कवर कराऊंगा। ये टॉपिक हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लिख लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक के अंदर आता है, ये बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हमारी फोर्सेस जो है वो इसका यूज भी कर रही हैं, इसकी टेस्ट एंड ट्रायल तो पहले हो गई थी, इसी से जुड़ा ये टॉपिक है ये। अब ये ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, उससे रिलेटेड है, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कल। कल है संडे, कल होगी एक्स्ट्रा क्लास, कि जितने टॉपिक्स हमारे छूटे हैं वो पूरे टॉपिक्स मैं आपके कल 1 बजे जो है वो डिलीवर कर दूंगा। चलिए, और ये लिख लो आप, जियो ट्यूबिंग टेक्नोलॉजी कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, जियो ट्यूबिंग टेक्नोलॉजी। जियो ट्यूब्स क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो देखो, ये पानी के नीचे जो है वो डाले जाते हैं, राइट, और ये एब्जॉर्ब करते हैं वेव एनर्जी को और इरोजन को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसे ट्यूब्स हैं जो बेसिकली कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए तैयार जो है वो किए गए। इसकी फोटो देख लेना एक बार आप गूगल पे। इसको एक बहुत अच्छे मटेरियल से, लंबे समय तक चलने वाले मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे पॉलिस्टर हुआ, है ना। और यूवी रेस का असर, केमिकल एक्सपोजर का, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन का असर इस पर नहीं होता। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, शोर लाइंस पर जो है वो उसको बनाया गया है मेनली। प्राइमेट्स इन पेरिल रिपोर्ट, ये भी लिख लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट का नाम, प्राइमेट्स इन पेरिल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल प्राइमेटोलॉजिस्ट
के द्वारा जो है वो, इनके प्रयास से जो है वो तैयार की गई। IUCN, ब्रिस्टल जूलॉजी सोसाइटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इन लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी करी। ये इनके नाम लिख लेना कि किसने ये रिपोर्ट जारी करी, वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया के मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसको जो है वो इसमें शामिल किया गया, और इसमें 15 नई प्रजाति जो है वो ऐड की गई। लिखना मत, बस इतना लिख लो कि इसके अंदर दुनिया के मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट जो है उसको जो है वो रखा गया है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं वाली चीज। आपको रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, किस पर्पस की ये रिपोर्ट थी, ये क्वेश्चन अभी मत बनाना, कल बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि कल मैं आपको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।